Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we will solve some more questions from the morning shift of CSIR 2023 question paper. Basically, this is second part of the CSIR previous year solved question of morning shift of particularly 2023 year. I will tag the first part in the description box as well as in the I button. सो वॉच इट कम्प्लीटली टू गेट इनसाइट्स ऑफ व्हाट कैन बी आस्क्ड, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है. अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज हो सो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो. इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि आपको बेसिक नॉलेज कैसे अप्लाई करना है. लाइक हाउ यू कैन अप्रोच दी सी सेक्शन क्वेश्चंस. आपको हमेशा लेंदी लगते होंगे क्वेश्चंस एंड यू फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू सॉल्व और आप हमेशा उसे स्किप कर देते होंगे. बट अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है तो आप थोड़ा सा स्मार्टनेस और बेसिक नॉलेज को लगा के एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए सी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ योर बेसिक नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व a C-section questions to gain 4 marks. So पहला ट्रिक यही है कि आपको क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करना है. सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है a mutant strain of E. coli having defects in one of the DNA repair pathway was identified. एक E. coli का स्ट्रेन है जिसमें एक DNA रिपेयर पाथवे में डिफेक्ट इन्वेस्टिगेट किया गया है. To identify the pathway where a mutation occurred, a researcher looks at the following parameter and identified the defect to be in base excision repair pathway. यानी एक रिसर्चर ने बहुत सारे पैरामीटर्स को एसेस किया, यानी ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन्ड है उसे एसेस किया एंड कंक्लूड क्या किया दैट द डिफेक्ट इज BER, दैट इज बेस एक्सिजन रिपेयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द चेंजेस इन विच ऑफ द अबव पैरामीटर्स दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन आप फाइनल मानेंगे जिससे आपको पता चलता है कि ये बेस एक्सिजन रिपेयर है, कि इनमें से किस में डिफेक्ट आया होगा जिससे कि पता चलता है कि वो बेस एक्सिजन रिपेयर में डिफेक्ट है, यानी फॉल्टी DNA रिपेयर पाथवे है म्यूटेंट स्ट्रेन में E. coli के. तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ ट्रिक. सो BER में क्या होता है, मॉडिफाइड बेसिस जो होते हैं वो पहले क्या होते हैं, एक्साइज्ड होते हैं यानी कट होते हैं, उसके बाद में फिर एंटायर न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दिया जाता है. तो अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा, तो बेस एक्सिजन रिपेयर का जो मेजर एंजाइम होता है वो होता है DNA ग्लाइकोसाइलेज. अब अगर DNA ग्लाइकोसाइलेज, चलो मान लेते हैं आपको ये भी नहीं पता है, तो आपको ये वाला ध्यान होगा कि म्यूट L एंड म्यूट S तो बेस एक्सिजन रिपेयर के एंजाइम नहीं हैं. इंस्टेड द म्यूट L एंड म्यूट S आर द प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द DNA मिसमैच रिपेयर. यानी कि मिसमैच रिपेयर में ये इन्वॉल्व होते हैं. तो ये तो बेस एक्सिजन रिपेयर का ऑप्शन ही नहीं हो सकता, यानी ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा पूरी तरह से कट जाता है. तो C जिसमें जिसमें है उसको काट दीजिए, मतलब वो कैंसिल हो जाते हैं ऑप्शन C. ये वाला कट गया, ये वाला कट गया. अब हमारे पास क्या बचा, सेकेंड बचा और 4 बचा. तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लाइकोसाइलेज जो है वो सबसे मेन एंजाइम होता है बेस एक्सिजन रिपेयर का. तो D किस में है, दोनों में ही है. E भी दोनों में कॉमन है. अब आपको B और A में से चुनना है कि B क्या है, AP एंडोन्यूक्लियेज है, और A क्या है, टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम एक्टिविटी. तो टोपो आइसोमरेज का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है बेस एक्सिजन रिपेयर में. यानी कि हमारा अगर टोपो आइसोमरेज की एक्टिविटी भी BER में नहीं देखने को मिलती है तो ये भी हमारा कट गया. अब हमारे पास अगर A कट गया तो ये 4th ऑप्शन भी कट गया. ऑप्शन क्या करेक्ट निकल के आया हमारा, ऑप्शन नंबर 2. यानी बेस एक्सिजन रिपेयर के जो मेन एंजाइम होते हैं वो होता है DNA ग्लाइकोसाइलेज, AP एंडोन्यूक्लियेज और DNA लाइगेज टू फिल दी गैप्स. So the 3 enzymes which are involved in the base excision repair are DNA glycosylase, and DNA glycosylase is responsible for recognizing and removing a specific modified base. Base excision repair में क्या होता है, modified base repair होता है. अगर कोई base modify हो गया है तो सबसे पहले वो कट होता है. तो that cut is
rendered by the glycosylase by cleaving the bond that links the base to the first carbon atom of the deoxyribose. उसके अलावा AP endonuclease and DNA ligase to fill the gap. Now let's solve the second question, which is from the plant physiology. So the question says that, so question में ये बोला गया है, the defect in a major semi-dwarfing gene of rice. यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है dwarfing, यानी कि द डिफेक्ट इन मेजर सेमी ड्वार्फिंग जीन ऑफ राइस दैट इज SD1 leads to cultivar Wilson's ahimeg thick culms and improved lodging resistance. The gene is related to which one of the following phytohormones? तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि ये क्या जीन वीन दिया गया है, लेकिन आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपने जिब्रेलिक एसिड का पाथवे पढ़ा है तो आपको एकदम समझ आ गया होगा कि ये इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है जिब्रेलिन्स. लेकिन थोड़ा सा पूरा इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन में ये बोला गया है द डिफेक्ट इन मेजर सेमी ड्वार्फिंग जीन, यानी कि जो ड्वार्फिंग जीन है राइस में SD1, वो क्या कंडीशन लीड करता है? कल्टीवार विल्सिस एहिमेग थिक कल्म्स. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये SD1 जीन. सो ये जो SD1 जीन है वो एक सेमी ड्वार्फिंग जीन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीन है इन राइस ब्रीडिंग. सो ये जो SD1 जीन है वो मॉडर्न राइस कल्टीवर्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है. एंड इस जीन का जो फिनोटाइप है, यानी ये जो SD1 जीन है इसके फिनोटाइप की अगर बात करें तो ये क्या फिनोटाइप शो करता है? इट रिजल्ट्स इन ड्वार्फिज्म शो करता है प्लांट्स में, राइस में. तो ये ड्वार्फिज्म क्यों होता है? बिकॉज द ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशियंसी इन द जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यानी ये जिब्रेलिक एसिड के डेफिशिएंसी से होता है. अगर क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज भी आप लगाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. बिकॉज आपको मैंने जिब्रेलिक एसिड पाथवे में पूरा समझाया है, मैंने बायोसिंथेसिस, सिग्नलिंग एंड उसके फिजियोलॉजिकल रोल्स. सो सबसे पहला ही रोल था कि वो ड्वार्फिज्म को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, यानी प्लांट ड्वार्फ ना हो, उसका हाइट जो है वो शॉर्ट ना हो, ये इंश्योर करता है. तो अगर बात की जा रही है ड्वार्फिज्म की तो यहाँ कहीं ना कहीं बात है कि जिब्रेलिक एसिड पाथवे क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा, इसीलिए वो प्लांट क्या है? ड्वार्फ है. आप सीधा लॉजिक इसमें लगा सकते थे कि अगर ये प्लांट ड्वार्फ है या सेमी ड्वार्फ है तो कहीं ना कहीं इसका जिब्रेलिक एसिड पाथवे जो है वो क्या होगा? इम्पेयर्ड होगा. ये जो SD1 है वो पर्टिकुलरली क्या डेफिशिएंसी हो जाता है, किस चीज़ का हो जाता है, या डिफेक्ट किस चीज़ में आ जाता है? सो इट हैज़ द डिफिशियंसी ऑफ एक्टिव जिब्रेलिक एसिड, यानी जो एक्चुअल में काम करते हैं जिब्रेलिक एसिड, जो रिस्पॉन्सिबल है एलोंगेशन ऑफ स्टेम में, वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है. दैट इज GA20 ऑक्सीडेज, यानी जिब्रेलिक एसिड 20 ऑक्सीडेज, ये जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है जिस वजह से प्लांट क्या है? ड्वार्फ होता है. एंड इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 दैट इज जिब्रेलिन्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. मिथियोनिन इज अ प्रिकर्सर अमीनो एसिड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? सो मिथियोनिन जो है वो प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोसिनोलेट्स. सो ग्लूकोसिनोलेट्स क्या है? ग्लूकोसिनोलेट्स जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. और ये जो कोर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोसिनोलेट्स का, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द बीटा डी थायोग्लूकोज ग्रुप विच इज सल्फोनेटेड एंड ऑल्सो इट हैज़ अ वेरिएबल साइड चेन डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स. क्वेश्चन 4 देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स हैज़ नो सप्लाई स्टोर इन सेल्स वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड? नहीं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जहाँ पे सिंथेसाइज होता है वहाँ पे उसका सप्लाई नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज स्टेरॉइड्स, यानी स्टेरॉइड्स ही एक ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके पास कोई भी सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं कि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट स्टोर करके रख सके. यानी स्टेरॉइड्स प्रोड्यूसिंग सेल यूजुअली लैक दी सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स. अगर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नहीं है तो वो कैसे स्टोर करेंगे? सो दे डू नॉट स्टोर एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द
प्री फॉर्म्ड हॉर्मोन्स, और इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं कि कंटिन्यूस सिंथेसिस होता जाए ताकि एक नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल सिक्रेटरी रेट, वो प्रोड्यूस होता रहे। यानी कि अगर कोई चीज़ हम स्टोर करके नहीं रख सकते तो हम उसको, अगर उसकी ज़रूरत हमेशा है, कंटिन्यूसली है, तो क्या ज़रूरत है, उसका जो बायोसिंथेसिस है वो कंटिन्यूसली होता रहे, बिकॉज इसको हम स्टोर करके तो रख नहीं रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है सिलेक्ट द स्पीशीज दैट वाज थॉट टू एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ climate change and habitat loss but was recently rediscovered in the year 2022. So कौन सा ऐसा स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ किन चीज़ों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड ऑल्सो दी हैबिटाट लॉस, बट रिसेंटली रिडिस्कवर किया गया, जो एक्सटिंक्ट हो गया था कौन से ईयर में, 2022 में। तो यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस, इकोलॉजी, इवोल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि आउट ऑफ द फ्रेम होते हैं। यू ऑल मस्ट बी एग्री विथ मी, जो मैं पॉइंट आपको समझा रही हूँ। इकोलॉजी, इवोल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, चाहे आप लाख पढ़ ले, किसी भी बुक से पढ़ ले, कितना भी इंटरनेट का यूज़ करके पढ़ ले, कुछ क्वेश्चंस हमारे बस के नहीं होते हैं। लाइक आप सब चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते कि कितने स्पीशीज़ हैं, किसी भी एक जीनस का पूछ देगा, या फिर किसी भी एक क्लास का कि कितने स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हैं। और एक की पॉइंट ये बताना चाहती हूँ मैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एंडेंजर्ड, कौन से स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, या फिर एक्सटिंक्ट है, जैसा कि इसमें पूछा गया है कि एक्सटिंक्ट होने के बाद 2022 में दिखा था। तो इन सब क्वेश्चंस का क्या है, ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, डेटा बेस्ड होते हैं। यानी कि ये करंट डेटा आपको पता होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है कि मान लो 2023 में जितना आपने पढ़ा है उसमें एक एनिमल जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जाके वो रिडिस्कवर हो रहा है, या फिर कोई एंडेंजर्ड था लेकिन थोड़े टाइम बाद जाके वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया था और उसकी स्पीशीज़ कम हो गई होगी टाइम के साथ। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है। अगर आप आंसर जानते हैं, गो फॉर इट। नहीं जानते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, आप स्किप कर दीजिए। ये वाला जो की पॉइंट है उसको हमेशा याद रख के जाइए एग्जाम में। इकोलॉजी और इवोल्यूशन का हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ एक दो क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे होते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही करंट अफेयर्स टाइप के होते हैं, जो रिसेंट हमें डेटा अगर बताओ तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट स्पीशीज पे क्वेश्चन आए, सो ध्यान में रखिए कि अगर आपको पता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये हार्लेक्विन फ्रॉग। ये रिडिस्कवर किया गया था ईयर 2022 में। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ अ मैचिंग क्वेश्चन। ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, यानी अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली 4 मार्क्स गेन होंगे। सो इनमें से आप देखिए, ए में कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और कॉलम वाई में इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है। तो आपको सबसे पहले, जो हम हमेशा इकोलॉजी या इकोसिस्टम पढ़ते साथ जिनका नाम पढ़ते हैं, एजी टांसले का, तो एजी टांसले ने क्या किया था, द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय एजी टांसले। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं बी का सेकेंड किस में है, बी का सेकेंड फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है और फोर्थ में भी है, यानी थर्ड हमारा ऑप्शन कट गया। और एक दो ऑप्शन निकालते हैं ताकि राइट आंसर मिल जाए। लिंडेमन का आपको पता होगा, लिंडेमन ने क्या दिया था, ट्रॉफिक डायनामिक्स दिया था। तो ट्रॉफिक डायनामिक्स भी क्या होता है अभी मैं बता रही हूँ। तो डी का क्या होता है, फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में है, इसमें है और इसमें है, यानी फर्स्ट भी हमारा कट गया। अब या तो आंसर सेकेंड होगा या 4 होगा। जो ट्रॉफिक डायनामिक्स है वो रेमंड लिंडेमन ने दिया था, उनका लॉ 10% लॉ भी कहा जाता है, यानी उन्होंने ये कहा था ओनली 10% ऑफ द एनर्जी, सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। अब इसके अलावा 2 तो आपने निकाल लिया, अब आपको एक और का पता करना पड़ेगा। तो एजी लॉटका ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था अ थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ द इकोसिस्टम, यानी सी का 4। सी का 4 किस में है, 4 में, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4।
और इसमें जो चार्ल्स एल्टन है, चार्ल्स एल्टन ने क्या किया था, ये डिस्कवर किया था, यानी कि पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम, यानी थर्ड का ए। नाउ क्वेश्चन 7 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 में भी मैचिंग है, जिसमें पूछा गया है स्पीशीज कॉन्सेप्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। सो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए हैं, बहुत लंबा हो जा रहा था क्वेश्चन, सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं मैच करके बता दूंगी। सो फर्स्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सो टाइपोलॉजिकल यानी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी ये उनको रेफर करता है, उन स्पीशीज़ को या फिर उन ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को जो कि क्या करते हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम अदर स्पीशीज़। यानी सर्टेन ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, और लाइक कोई एक साउंड, किसी भी टाइप का एक साउंड शो करते हैं जो दूसरे स्पीशीज़ नहीं करते हैं, और उस साउंड के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ ये स्पीशीज़ ए हैं, ये स्पीशीज़ बी हैं। सो जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, अ स्पीशीज़ इन द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सेट। यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होगा थ्रू अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। अब बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या होता है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होता है, स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, यानी बी का 3। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या होता है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो होता है, यानी कि जो स्पीशीज़ टैक्सॉन है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड। यानी स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन होता है, दैट ऑर्गेनिज्म दैट कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड एंड दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इसलिए बी का थर्ड ऑप्शन। नाउ आता है इवोल्यूशनरी स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। तो इवोल्यूशनरी आया है मतलब वो एंसेस्टर से रिलेटेड होगा, सो इसीलिए सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, सी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे ये इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ये होगा सिंगल लिनेज ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट पॉपुलेशन विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लिनेजेस। यानी इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल लिनेज ऑफ एंसेस्टर्स डिसेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये अपना आइडेंटिटी क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी फ्रॉम अदर सच लिनेजेस, यानी एंसेस्टर के अकॉर्डिंग वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। सो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ही बच गया है, अ ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोनोफाइली। सो जो फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बताता है कि कोई भी स्पीशीज़ एक ग्रुप का, उनके में क्या होगा, एक शेयर्ड और यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी। यानी कि अ ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोनोफाइलाई, यानी कि एक कॉमन, एक शेयर्ड और यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा उनके में, वो होंगे फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। सो इसका मैचिंग मैंने बता दिया है आपको। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको लॉजिक समझ आएगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।